स्रोत बताते हैं। आपने वो गतिशीलता मोटिलिटी की बात की थी। स्रोत कह रहे हैं कि ये भी एक खास पैमाना है। इसका ठीक ठीक क्या मतलब है? क्यों जरूरी है ये? देखिए, गतिशीलता का सीधा मतलब है कि स्पर्म में कितनी ताकत है अंडे तक पहुंचने की रेस जीतने की। अगर वो धीरे तैरते हैं या सीधे नहीं तैरते तो वो अंडे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, है ना। हाँ, सही बात है। तो WHO कहता है कि कम से कम 40% स्पर्म गतिशील होने चाहिए, प्रॉपर मूवमेंट होनी चाहिए उनमें। अगर ये परसेंटेज कम है तो इस कंडीशन को एस्थेनोज़ोस्पर्मिया कहते हैं, और ये भी गर्भधारण में एक बड़ी रुकावट बन सकता है। जा सकता है, मतलब उम्मीद है। हाँ हाँ बिल्कुल, कई मामलों में सुधार बिल्कुल संभव है, और यहीं पर वो सब बातें काम आती हैं जो स्रोतों में बताई गई हैं। सबसे पहला कदम है लाइफस्टाइल सुधारना। जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करना, वजन को कंट्रोल में रखना, स्मोकिंग और शराब अगर लेते हैं तो बिल्कुल बंद करना, और स्ट्रेस कम करना। योग करें, मेडिटेशन करें, जो भी सूट करें। फिर डाइट बहुत जरूरी, संतुलित खाना खाएं जिसमें विटामिन सी, ई, जिंक जैसे न्यूट्रिएंट्स हों। ताजे फल, सब्जियां, मेवे खाएं। और जंक फूड? हाँ, प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, इनसे बचना चाहिए। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से कुछ सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं, जैसे जिंक है, फोलिक एसिड है, कोएंजाइम Q10। कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भी जिक्र है, जैसे अश्वगंधा, शतावरी। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि कोई भी सप्लीमेंट या दवा बिना डॉक्टर से पूछे नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल। और इन्फेक्शन से बचाव भी जरूरी है ना? जी, यौन संचारित संक्रमण यानी STI से बचाव भी बहुत जरूरी है। और अगर मान लीजिए समस्या थोड़ी ज्यादा गंभीर है, जिसे पुरुष निसंतानता या मेल इनफर्टिलिटी कहते हैं, उसके क्या कारण हो सकते हैं और तब क्या रास्ते हैं? हाँ देखिए, पुरुष निसंतानता के पीछे कई बार जेनेटिक कारण हो सकते हैं, या कोई पुराना इन्फेक्शन जिसका इलाज ना हुआ हो, या हार्मोन्स की कोई सीरियस गड़बड़ी। सीमेन एनालिसिस इसमें मेन जांच है ही। अगर लाइफस्टाइल बदलने और दवाइयों के बाद भी नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो फिर आजकल बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी उपलब्ध हैं, जिन्हें ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे IVF? हाँ, जैसे IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें अंडे और स्पर्म को लैब में मिलाया जाता है। और एक और तकनीक है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें एक अकेले अच्छे स्पर्म को सीधे अंडे के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। ओके। और स्रोत ये भी बताते हैं कि कुछ बहुत ही जटिल मामलों में सरोगसी भी एक विकल्प हो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत सोच समझकर, पूरी कानूनी जानकारी और एक्सपर्ट की सलाह से ही आगे बढ़ना चाहिए। तो कुल मिला के बात ये समझ आती है कि पुरुषों की प्रजनन क्षमता जो है वो कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है। सिर्फ स्पर्म का नंबर ही नहीं, बल्कि उनकी क्वालिटी, उनकी मूवमेंट, उनका आकार, सब कुछ मायने रखता है। बिल्कुल सही। और अच्छी बात यह है, जैसा हमने डिस्कस किया, कि लाइफस्टाइल में बदलाव करके, सही खानपान से, और अगर जरूरत हो तो सही मेडिकल हेल्प से अक्सर इन चीजों में सुधार लाया जा सकता है। इसलिए इसके बारे में जानना और जरूरत पड़ने पर टाइम से जांच करवाना ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये जानकारी निश्चित रूप से उन लोगों के बहुत काम आएगी जो या तो इस बारे में और जानना चाहते हैं या शायद इस स्थिति से गुजर रहे हैं। और एक बात जो मुझे लगता है सोचने वाली है, और स्रोतों में भी इसका इशारा है, अक्सर हम देखते हैं कि जब भी इनफर्टिलिटी की बात होती है तो सारा फोकस महिलाओं पर चला जाता है ना? हाँ, ये तो है। तो ये सोचना चाहिए कि पुरुषों की प्रजनन क्षमता, उनकी फर्टिलिटी हेल्थ पर खुलकर बात करना, उसे उतनी ही गंभीरता से लेना समाज के लिए कितना जरूरी है। जबकि ये स्रोत साफ दिखा रहे हैं कि ये कितना अहम पहलू है, इस पर शायद हमें और ध्यान देना चाहिए।